बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है नावल सरबाज। शुमाल मगरबी सरहद पर जज्बात की एक भयानक आंधी उठी। पठानों के दिल दूने हो गए थे। हर तरफ बंदूकों की नालें दिखाई देती। सबके दिल में एक ही तूफान उठा था। सभी हम आवाज़ थे कि दगाबाज फरंगियों को पथरीली ज़मीन में दफन कर दो। वज़ीरिस्तान, सवात, तिराह और काले पहाड़ के कबीलों के सब सरदार दरगई और समाना सिख की ऊंची दराड़ों को पार करके चगरू कोतल के पास वाले गांव में इकट्ठे हो गए थे। महमंद कबीले के सरदार हिलाल खान ने अपनी मेहंदी रंगी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, वतन की पुकार आप सब ने सुनी होगी। वतन कुर्बानी मांग रहा है। बरादरों, कबीलों के आपसी झगड़ों को दफन कर दो। पठान एक है, बस यही एक बात दिल में बसा लो। इन फरंगियों का गुराना अब और नहीं सहा जाता। सभी कबीलों के सरदार मौजूद थे। यूसुफ जई, अतमान जई, हसन जई, मिरान जई, कोहाट दुर्रे के आफरीदी, आका खेल के आफरीदी, जक्का खेल के आफरीदी, महमंद शिरानी, जेबा खेल के उरक जई, बजोटी अजक जई, काबुल खेल के वज़ीर, दरवेश खेल के वज़ीर, मतानी, दुरानी और कदर जई, कज़ल बाश, काले पहाड़ के छोटे मोटे कबीले भी एक झंडे तले जमा होकर आए थे। आज़ादी का तूफ़ान आहिस्ता आहिस्ता रंग बदल रहा था। पीले रंग का आसमान काला और खूनी होने लगा था। बगावत अब जहाद की शक्ल इख्तियार करने लगी थी। सब सरदारों ने अपनी अपनी बंदूकों पर हाथ रखकर कसम खाई थी। मुल्ला सैयद अकबर ने बुलंद आवाज़ में कहा, हम अपने बुजुर्गवार जन्नत नशीन अब्दुर्रहमान की औलाद हैं। हम उनके तीनों बेटों सरबान, गज़गत और बातान के गजरे की पत्तियां हैं। सब सरदार मिलकर कसम खाओ कि ख़ानदानी झगड़ों को भुलाकर हम अब फरंगियों को नहीं छोड़ेंगे। और वो भी एक होलनाक आलम था जब सरदारों की आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने इज्तिमाई कसम खाई थी। महमंद के बड़े सरदार नजमुद्दीन को लोग आधा मुल्ला कहते थे। वो बोले, जून के बाद हमले शुरू होंगे। बोलो मंजूर है। सब एक साथ बोले, मंजूर है। रुखसत के वक्त सबको शरबत पिलाया गया था। फिर अपने दिल में एक भयानक तूफ़ान कैद किए सब चल दिए। पठान तंग आ चुके थे। हाल ही में सर मार्टिमर ड्यूरेंड, जो अंग्रेज़ी सरकार का सेक्रेटरी बराए अमूर ख़ारजा था, उसने सरहदी लकीर खींची थी। ड्यूरेंड लाइन। समाना की पहाड़ियों, दौर और वाना पर अंग्रेज़ी फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया था और वहाँ अपनी फ़ौजी चौकियाँ कायम कर ली थीं। अब उन्होंने इस ज़ख़म पर और नमक छिड़का के कोहाट के नमक पर टैक्स लगा दिया। पठान तिलमला उठे। हर एक के जहन में यही अल्फाज गूंजने लगे, 100 बार ग़ुलामी से बगावत बेहतर। 4 जून को मेंदर गांव में पठानों ने एक हिंदू को सरेआम कत्ल कर दिया था। जब उसकी रिपोर्ट पॉलिटिकल अफसर को मिली तो वो अंग्रेज़ी फ़ौजी दस्ता लेकर मेंदर आया था, मगर अब सब पठान मुत्तहिद हो चुके थे। उन्होंने अंग्रेज़ी फ़ौजी दस्ते पर हमला कर दिया। पॉलिटिकल अफसर अपने कुछ सिपाहियों के साथ भागकर दत्ताखेल आ गया, लेकिन अंग्रेज़ी फ़ौजी दस्ते का खात्मा हो चुका था। उसके बाद चारों तरफ जहाद की बिस्मिल्लाह हो गई। सवात में सैयद अल्लाह खान ने कई गांव से कुछ नौजवानों को साथ लिया। सैयद अल्लाह खान को भी मुल्ला मस्तान कहा जाता था। देखते देखते मुल्ला मस्तान की सरकर्दगी में 12,000 पठानों ने मालाकंड और 8,000 पठानों ने चक दर्रे पर हमला कर दिया। मगर अंग्रेज़ गाफिल नहीं थे। वो ऊंचाई पर किलाबंदी किए बैठे थे। मुल्ला मस्तान के 3,000 पठान मारे गए, मगर उनकी आंधी ने अंग्रेज़ों को हिलाकर रख दिया था। इधर महमंद कबीले के बड़े सरदार नजमुद्दीन आधा मुल्ला ने अपने कबीले के 5,000 चुनिंदा नौजवानों को साथ लेकर पेशावर की घाटी पर चढ़ाई कर दी। हिंदुओं के गांव शक्करगढ़ और शबकादर की चोटी पर कब्जा कर लिया गया। अंग्रेज़ी फ़ौज ने बमुश्किल महमंदों को वहां से हटाया। सबसे ज़बरदस्त जिहाद मुल्ला सैयद अकबर की सरकर्दगी हुआ। मुल्ला आका खेल के आफरीदी थे। सभी आफरीदी कबीले और उरकज़ई कबाइल तिराह की जानिब से घुसे। उनकी तादाद लगभग 15,000 थी। अंग्रेज़ों की खैबर राइफ़ल्स पलटन ने खैबर दर्रे की चौकियां संभाल रखी थीं। आफरीदी और उरकज़ई कबीलों ने समाना पर धावा बोला। उन्होंने दर्रा खैबर की सभी चौकियां छीन लीं।
शनवारी पुलिस चौकी जो कि मीरान ज़ई इलाके में थी, वो भी हथियाली और हंगू की तरफ अपना दबाव बढ़ाने लगे। फोर्ट लोकहार्ट और फोर्ट ग्वाल्जी भी लर्ज उठे। पठानों की खौफनाक आंधी ने अंग्रेज़ों को मुतज़लज़ल तो कर दिया, मगर उन्हें उखाड़ ना पाई। अंग्रेज़ों का नुकसान भी बेहद हुआ और बेइज्जती भी हुई, लेकिन वो जल्द ही संभल गए। पठानों के इस ज़बरदस्त हमले का जवाब शुरू हुआ। 7,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल 2 ब्रिगेड दत्ताखेल पहुंच गए। मदाखेल के पठानों को नरगे में ले लिया गया। उनके 17 रिंग लीडर गिरफ्तार कर लिए गए और जुर्माना भी आयद किया गया। मेंदर गांव वालों पर भारी जुर्माना लगाया गया। सवात में अंग्रेज़ी फ़ौज चामला और अतमान खेल के इलाकों में घुस गई और भारी जुर्माने वसूल किए। बनीर में घुसकर खद्दू खेल और गदूर के यूसुफ ज़ई कबीलों से भी तावान वसूल किया गया। मुल्ला मस्तान को मुल्क बदर करके दीर और सवात से बाहर कर दिया गया। ये काम मालाकंड फील्ड फोर्स ने अंजाम दिया। ये फोर्स 3 ब्रिगेडों, डिवीजन के एक हिस्से और 10,000 गोरों पर मुश्तमिल थी। महमद कबीले पर 2 ब्रिगेडों ने हमला किया। अनायत किले का सफाया कर दिया गया और आधा मुल्ला अफ़गानिस्तान से भाग गया। छीने हुए हथियार वापस लिए गए और जुर्माना भी वसूल किया गया। सबसे बड़ा अंग्रेज़ी हमला तिराह पर हुआ। मीरान ज़ई के रास्ते शनवारी के ऊपर जनरल लोकहार्ट 2 डिवीजन फ़ौज लेकर गया। दरगई पर घमसान का रन पड़ा। फ़ौजें मैदान और बाड़ा में घुस गईं। पठान बड़ी बहादुरी से लड़े। उरक ज़ई ने हथियार डाल दिए, मगर आफरीदी सीना ताने खड़े रहे। दिसंबर 1899 ही में अंग्रेज़ फिर से खैबर की चौकियां ले पाए। ये मुहासरा जनरल लोकहार्ट ने 30,000 फौजियों को साथ लेकर किया था, मगर फिर वो पुरमलाल दिन भी आया जब मलक दीन खेल, आका खेल, कमराई खेल और कई सरदार सर विलियम लोकहार्ट और सर रिचर्ड उडनी के आगे सर झुकाने पर मजबूर हो गए। उन्होंने अंग्रेज़ों के आगे 800 छीनी हुई राइफलों, ढेर सारे सामान और 50,000 रुपयों का अंबार लगाया। जिस शिद्दत से पठानों के जज्बात की आंधी उठी थी, उससे लोगों को उम्मीद होने लगी कि अब शायद गुलामी की जंजीरें टूट जाएंगी। मगर अफसोस कि पठान बहादुर और मुहिब वतन तो बिला शक थे, जंगी चालों से नाबलद थे। तूफ़ान के बाद एक अजीब खामोशी सरहद पर तारी हो गई। माहौल पर मौत से भी गहरा सन्नाटा छा गया। दिलों में भड़कती आग अब फ़कत एक दबी हुई चिंगारी बनकर रह गई थी। पठान हार गए थे, मगर उन्होंने शिकस्त को दिल से तस्लीम नहीं किया था। बगावत का जज्बा नाउमीदी की राख तले दब गया था, मगर उसकी हिद्दत अभी तक कायम थी। उसके बाद सभी कबीले अपने अपने इलाकों में लौट गए। ठंडी आहें भरते हुए वो अपनी पुरानी बंदूकों को देखते और कभी कभी उनकी आंखों में आंसू भी तैरने लगते। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि छुप छुपा कर लड़ना ही उनका शेवा है। जमकर मोर्चाबंदी करना और मुहासरे झेलना उनके बस की बात नहीं। वो लड़ाई की आंख मचोली तो खूब खेल सकते थे, लेकिन मैदान जंग में जमकर शतरंज खेलना नहीं जानते थे। अब क्या हो, क्या दम साध लें, वो सोचते। नहीं, अगर हम दम साध लेंगे तो अंग्रेज़ समझेंगे कि पठान कौम की तुर्की तमाम हो गई और फिर वो उनके गांव और कस्बों में मुदाखलत कारी करेंगे। इसलिए इक्का दुक्का लूट मार करना ज़रूरी है। अंग्रेज़ों को चैन नहीं लेने देना है, वरना उनके कबीलों का चैन हमेशा के लिए छिन जाएगा। जद्दोजहद जारी रहेगी। सभी कबीलों ने ये तय कर लिया था। हाँ, ये बात अलग थी कि कबीलों की आपसी पुरानी दुश्मनियाँ अपनी जगह पर कायम थी। दुश्मनी पठान के लिए अपने बुजुर्गों की याद और एक मुकद्दस अमानत है, वह भला कैसे भुलाई जा सकती है। हाल ही की इस आंधी के बाद नई दुश्मनी भी पनपी। दरगई की लड़ाई के बाद उरक ज़ई कबीलों ने हथियार डाल दिए थे, मगर यूसुफ ज़ई हिम्मत बांधे अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाते रहे। उरक ज़ई के इलाके की तरफ यूसुफ ज़ई के सरदार ने थूक कर कहा, हिजड़े कहीं के। उरक ज़ई का सरदार तिल मिला उठा। उसने चीख कर जवाब दिया, बहादुरी और अक्लमंदी अलग अलग चीज़ें हैं गुलाब खान। तुम ऊंचाई पर बैठे थे, हम नीचे दर्रे के पास थे। फिर कहाँ 2,000 उरक ज़ई और कहाँ 30,000 अंग्रेज़ फ़ौज। अगर हम हथियार न डालते तो कबीले में सवाए बेवाओं के कोई न बचता। यूसुफ ज़ई के सरदार गुलाब खान ने फिर से ज़मीन पर थूका। इस बार सरदार तुर्रे खान ने सरदार गुलाब खान के पाँव के पास गोली दाग दी, ठीक उसी जगह जहाँ थूका गया था। उरक ज़ई और यूसुफ ज़ई कबीलों में दुश्मनी का बीज उसी दिन फूट पड़ा था। अब वो 2 दुश्मनों को मानते थे। यूसुफ ज़ई कबीलों के दुश्मन अंग्रेज़ और
औरकज़ई थे। औरकज़ई के दुश्मन अंग्रेज़ और यूसुफ़ज़ई थे। दरियाए काबुल का पानी कितना ठंडा था, किसी हसीना की कमर की तरह बल खाकर दरिया जगह जगह मोड़ खा रहा था। करीब ही लोई डका कस्बा था। गुलाब खान अपने यूसुफ़ज़ई कबीले के साथ यहीं रहता था। गुलाब खान एक संग दिल सरदार था। बहुत कम लोगों ने उसके होंठों पर मुस्कुराहट देखी थी। पत्थर का दिल रखने वाला ये गुलाब खान भी अपनी बेटी महजबीन के रूबरू मोम बन जाता था। महजबीन कुदरत का एक अतिया थी। दूधिया रंग और तरशा हुआ बदन था उसका। उसके चेहरे से शरारत और खलिंडरेपन का इजहार होता था। गज़ाल जैसी आंखें और याकूत जैसे सुर्ख लब थे उसके। आसपास के कबीलों में जवान लड़के अक्सर आह भर कर कहते, लोई डका में 2 चांद जगमगाते हैं, एक ऊपर आसमान पर और दूसरा चांद गुलाब खान के आंगन में। महमद कबीले का सरदार हिलाल खान था। तूर खामा में रहता था जो दुरा खैबर के उस तरफ था। हिलाल खान के बेटे नूर खान ने सबाह के हाट में महजबीन को देखा था। उसी दिन से वह महजबीन के ख्वाब देखने लगा था। नूर खान एक लंबा तड़ंगा नौजवान था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब वहशियाना साया छाया हुआ था। वह इक्का दुक्का लूट मार और खून खराबा करने लगा था। अब वो अक्सर लोई डका की तरफ भी अपना घोड़ा मोड़ देता था। वो महजबीन की सूरत देखने के लिए बेचैन रहने लगा था। सबाह के पास वाले गांव बेतुल में औरकज़ई कबीले का सरदार तुर्रे खान रहता था। उसका बड़ा बेटा शहबाज खान एक जांबाज और बांका नौजवान था। वो जिस्मानी तौर पर बेहद कवी भी था। कसरत, घुड़सवारी और हथियार चलाना, बस यही उसके मशगले थे। चेहरे पर मासूमियत और हंसती आंखें उसकी खूबसूरती और वजाहत को दुबाला कर देती थीं। तुर्रे खान ने अपने बेटे को बड़े जतनों से पाला था। जब भी दोनों बाप बेटा दस्तरख्वान पर बैठते तो तुर्रे खान कहता, बेटे, एक बहादुर को सब कुछ जायज़ है, बशर्तिए कि वो औज़ारबंद का पक्का हो। किरदार ही इंसान का फ़ख्र है। किरदार के बगैर इंसान हीरे के बजाय पत्थर है। मुझसे वादा करो बेटे कि तुम औरत की इज्जत करोगे, भले ही वो दुश्मन के घर की औरत ही क्यों ना हो। शहबाज खान के किरदार की बुनियाद उसके बाप तुर्रे खान ने रखी थी। वो सारे कबीले की जान था। उस रोज़ वो अपने घोड़े की लगाम मोड़कर दरियाए काबुल के जानिब जाने लगा था। तुर्रे खान ने उसे रोक कर कहा, बेटे, लोई डका में गुलाब खान अपने कबीले के साथ रहता है, हमसे उसकी चश्मुक है, उससे होशियार रहना। शहबाज खान ने सर झुकाकर अपने बाप की बात सुनी और फिर उसका घोड़ा हवा से बातें करने लगा। सबाह के पास वो हवा की खुनकी का मज़ा लेता जा रहा था कि अचानक उसे एक निस्वानी चीख सुनाई दी। शहबाज ठिनका और घोड़ा मोड़कर उसी तरफ चल दिया। अनार के पेड़ों के झुंड में उसने एक ज़ख्मी नौजवान को तड़पते हुए देखा। उसके पेट से खून बह रहा था। फिर शहबाज की नज़र एक बेरहम चेहरे पर पड़ी जो किसी फूल जैसी लड़की को जबरन अपने घोड़े पर बिठाने की कोशिश कर रहा था। शहबाज ने घोड़े को एड़ लगाई और पास आकर ललकारा, ठहरो। बेरहम चेहरे वाला नौजवान पठान ऐसा लगता था जैसे लोहे का बना हो। वो नूर खान था, महमद कबीले के सरदार हिलाल खान का बेटा। उसने शहबाज खान की तरफ कहरालूद नज़रों से देखा। मेरे रास्ते से हट जा और मुझे अपनी औरत ले जाने दे, वरना तेरी माँ की गोद सूनी हो जाएगी। जवाब में शहबाज ने हंसकर कहा, ये तुम्हारी गलत फहमी है खान। तुम पठान होकर एक लड़की पर अपनी ताकत आजमा रहे हो। बोलो, तुम किस खुश नसीब कबीले का फ़ख्र हो खान। नूर खान लहजे का तंज महसूस करके तिल मिला उठा। वो झटके से उतरा और तलवार नयाम से खींच कर बोला, अपने कबीले का नाम मैं अपनी तलवार से तेरे सीने पर लिखूंगा। चीते जैसी फुर्ती से नूर खान शहबाज पर टूट पड़ा। महजबीन की कुर्ती फट गई थी। वो खौफ के मारे कांप रही थी। उसने नूर खान की तलवार का जोहर अभी अभी अपने भाई गुलफाम पर देखा था। नूर खान ने गुलफाम को 2 मिनट में नाकाम कर दिया था। भाई को बेबस करके ही नूर खान उसकी बहन महजबीन को उठाए ले जा रहा था। शहबाज ने नूर खान के वार को नाकाम बना दिया। बिजली की तरह वो एक दूसरे पर टूटते रहे। सबसे पहले नूर खान ही की तलवार ने शहबाज के बाएं बाजू पर चरका लगाया था। खून देखकर शहबाज भी आग बगूला हो गया। जैसे चील गोश्त पर झपटती है, वो नूर खान पर टूट पड़ा। फिर पहले ही वार में नूर खान का कंधा खून से तर हो गया। शहबाज उस पर हावी होने लगा और दूसरे वार में उसने नूर खान की कुल्लाह और पगड़ी काट गिराई। एक भरपूर वार उसने नूर खान के हाथ में पकड़ी हुई तलवार पर किया।
نور خان کے ہاتھ سے تلوار جھنجھنا کر 10 گز دور جا پڑی۔ نہتہ نور خان ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ میں نہتے پر وار نہیں کرتا نور خان، شہباز بولا۔ اس لڑکی کے آگے گھٹنے ٹیک کر معافی مانگو۔ یقین رکھو میں اپنے قبیلے کا نام اپنی تلوار سے تمہاری چھاتی پر نہیں لکھوں گا۔ نور خان سہما ہوا شہباز کو دیکھتا رہا۔ شہباز ہنسا اور پھر اپنی تلوار زمین پر پھینکتے ہوئے کہا، لو اب تو خوش ہو، اس لڑکی سے معافی مانگو۔ تلوار زمین پر گرتے ہی نور خان شہباز کے اوپر جھپٹا، مگر شہباز غافل نہیں تھا۔ اس نے نور خان کو لپیٹ کر کلاجنگ کا داؤ مارا۔ نور خان ایک بوری کی طرح دور جا پڑا۔ اسے آدھا منٹ اٹھنے میں لگا۔ وقت ضائع مت کرو نور خان، شہباز سخت آواز میں بولا۔ تم نے اب دیر کی تو مجھے طیش آ جائے گا۔ نور خان آنکھیں پھاڑ کر شہباز کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ بھیگی بلی سا بنا ہوا آگے بڑھا اور مہاجبین کے آگے گھٹنے ٹیک کر معافی مانگی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، شہباز نے کہا، جاؤ اب دفع ہو جاؤ۔ نور خان آنکھوں سے خون برساتا ہوا اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور چل دیا۔ مہاجبین کو شہباز کوئی فرشتہ محسوس ہوا۔ شہباز نے اس کی عزت پامال ہونے سے بچا لی تھی اور اس کے لیے ڈھال بن گیا تھا۔ ایک جوان ادھر گھائل پڑا ہے، شہباز نے مہاجبین کو بتایا۔ وہ میرا بھائی ہے، مہاجبین جلدی سے بول اٹھی۔ تو پھر چلو، دیر مت کرو، شہباز بولا اور پھر مہاجبین کو گھوڑے پر بٹھا کر ادھر چل پڑا جہاں مہاجبین کا بھائی گلفام زخمی پڑا تھا۔ مہاجبین اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑی۔ شہباز نے اتر کر گلفام کی نبض دیکھی اور پھر کہا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو اسے لے کر یہاں سے چل دیں۔ تم گھوڑا چلا لیتی ہو؟ مہاجبین اپنی بڑی بڑی بادامی آنکھوں کو جھپک کر بولی، ہاں۔ تو تم اپنے بھائی کے گھوڑے پر چلو، میں تمہارے بھائی کو اپنے گھوڑے پر سنبھال کر چلتا ہوں۔ پھر شہباز نے اپنی چھاگل سے گلفام کو پانی پلایا۔ اس کے بعد خون میں لت پت گلفام کو بڑی احتیاط سے شہباز نے اپنے گھوڑے پر بٹھایا۔ آگے آگے مہاجبین کا گھوڑا چل رہا تھا۔ جب لوئی ڈکا کی سرحد آئی تو شہباز نے پوچھا، تمہارا قبیلہ کدھر ہے بانو؟ ادھر ہے، لوئی ڈکا میں، مہاجبین نے جواب دیا۔ شہباز کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے سوچا، لوئی ڈکا میں تو ہمارے دشمن رہتے ہیں، یہی تو میرے والد نے کہا تھا۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ چلتا رہا۔ لوئی ڈکا میں گھستے ہی سب نے مہاجبین اور پیچھے گھوڑے پر گھائل گلفام کو شہباز کے ساتھ دیکھا اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ جب مہاجبین اپنے گھر پہنچی تو اس کا باپ گلاب خان 3-4 آدمیوں کے ساتھ بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ بیٹی اور زخمی بیٹے کو دیکھ کر وہ سکتے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، مہاجبین بول اٹھی، یہ ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے مجھے ایک درندے سے بچایا اور گلفام بھائی کو بھی بچا کر ہماری دہلیز پر آئے ہیں۔ گلاب خان اور اس کے ساتھیوں نے گلفام کو گھوڑے پر سے اتارا، پھر سب مل کر اس کے خون میں لت پت کپڑوں کو اتارنے لگے تاکہ معلوم ہو کہ زخم کہاں آیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ آنن فانن حکیم سید عالمام کو بھی بلا لیا گیا۔ گھاؤ گہرا نہیں تھا، پھر بھی گھاؤ تو گھاؤ ہی ہوتا ہے۔ شہباز کو گلاب خان نے گلے سے لگا لیا اور کہا، میں تمہارا احسان مند ہوں بیٹے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ پٹھان کا بیٹا ہوں آقا، آپ احسان ماننے کی بجائے مجھے دعا دیجیے، شہباز مسکرا کر بولا۔ گلاب خان جواب سن کر خوش ہو گیا۔ مہاجبین اندر سے انار کا شربت لے کر آئی تھی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی حسین آنکھوں سے شہباز کو دیکھا۔ شہباز کو دیکھ کر اس کے دل کے تار یک بارگی جھنجھنا اٹھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر گھوم گیا جب شہباز نور خان کے مقابل بجلی کی طرح کوند رہا تھا۔ شہباز نے بھی اب ٹھیک طرح سے مہاجبین کی ایک جھلک دیکھی۔ مہاجبین کے حسن کی پرچھائیں شہباز کی آنکھوں سے اس کے دل میں اتر گئی۔ شربت پی کر شہباز رخصت ہونے لگا۔ اپنا نام بتا کر نہیں جاؤ گے بیٹے؟ سردار گلاب خان نے شہباز کو مخاطب کیا۔ شہباز اس وقت تک اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ جواب میں وہ بولا، مجھے شہباز خان کہتے ہیں میرے آقا۔ پھر شہباز نے مہاجبین کو آنکھ کے اشارے اور سر کی خفیف سی جنبش سے سلام کیا۔ مہاجبین نے اسے ایک پل دیکھا اور اس کے حسین رخساروں پر گلابوں کی سرخی مزید بڑھ گئی۔ اس کی حیا نے جیسے شہباز کا سلام قبول کر لیا تھا۔ گلفام کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ قبیلے کے کافی افراد اکٹھے ہو گئے تھے۔ شیر کا بچہ تھا خان، کسی نے شہباز کی تعریف میں کہا۔ پھر مہاجبین نے نور خان کی گلفام سے لڑائی کا ماجرا بیان کیا۔ اس کے ساتھ شہباز کی بہادری کے جوہر بھی بتائے۔
शहबाज अपने इस अमल से सारे कबीले की हमदर्दी लूट ले गया था। उसने महाजबीन का करार भी लूट लिया था, मगर शहबाज लोई डका से खुद भी तो लुट कर निकला था। इस वाक़ये का असर गुलाब खान के दिल पर भी गहरा हुआ था। कितना शर्मीला नौजवान था, नाम भी बड़ी मुश्किल से बता कर गया है, गुलाब खान बोला। तभी काले खान आगे बढ़कर कहने लगा, मैं बताता हूँ सरदार कि वो कौन था। वो उरकजई कबीले के सरदार तुर्रे खान का बेटा है। गुलाब खान के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उसने तवील सांस लेकर दिल ही दिल में कहा, सुना गुलाब खान, वो नौजवान तुम्हारे दुश्मन तुर्रे खान का शेर जैसा बेटा था, तुम्हारी बेटी की आबरू बचाने वाला, तुम्हारे बेटे गुलफाम की जान बचाने वाला, तुम्हारे दुश्मन का होनहार बेटा। पेशावर छावनी के एक सिरे पर चीफ कमिश्नर लेफ्टिनेंट कर्नल सर H.A. डीन का दफ्तर था। सुबह से वहाँ काफ़ी हलचल थी। अंग्रेज़ अफसर आज चमकीली और साफ़ सुथरी वर्दियाँ पहन कर आए थे। साथ ही रिसालदार दारा खान भी लाल और नीली वर्दी पहन कर आया था। रिसालदार दारा खान की अंग्रेज़ चीफ कमिश्नर के यहाँ पेशी थी। दारा खान बरामदे के सिरे पर खड़ा था। चीफ कमिश्नर के दफ्तर में मेजर स्लेटर रिसालदार को कागजात के मुतालिक समझा रहा था। मेजर स्लेटर खुद रज़मिक से आया था। दारा खान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे बेपनाह कर्ब छुपा हुआ था। दारा खान एक खैर ख्वाह पठान था। उसका बाप मूसा खान भी एक नेक और सीधा सादा पठान था। ये बहुत अरसे पहले की बात है, जब गाइड रसाले ने मेजर रिचर्ड की सरकर्दगी मरघा कबीले पर हमला किया था। मेजर रिचर्ड एक बहादुर आदमी था। शायद वो पहला अंग्रेज़ अफसर था जिसने कबीले के हलके में घुसकर रिज़्मक पर वार किया था। बड़ी होलनाक लड़ाई थी। अपने डेरे पर पठान मेहमान नवाजी करते हैं, मगर उस दिन उन्होंने अपने मेहमानों की तलवार से खातिरदारी की थी, क्योंकि ये बिन बुलाए मेहमान थे और उन्होंने हमला किया था। बराबर की चोट हुई। कबीले का सरदार मारा गया, मगर मेजर रिचर्ड भी बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था। उसके घुड़सवार भी ज़्यादातर मारे गए। रिचर्ड अपने घोड़े पर ऊंधा पड़ा मर्दान छावनी की समत जा रहा था। उसका गला खुश्क हो गया था और ज़ुबान चमड़े के एक टुकड़े की तरह हो गई थी। बार बार वो किसी अनजाने मददगार से पानी मांग रहा था। मूसा खान उसी दम उधर से अपनी पानी से भरी हुई मश्क लेकर गुजरा। कराहने की आवाज़ सुनकर वो चौंका। चट्टान की ओट में खून से सनी वर्दी में एक अंग्रेज़ अफसर को देखकर वो एक बार तो घबरा गया, फिर न जाने उसमें कहाँ से हिम्मत आ गई। उसने मेजर रिचर्ड को अपनी मश्क से थोड़ा पानी पिलाया। रिचर्ड को यूँ महसूस होने लगा जैसे उसे आबे हयात पिला रहा हो। उसकी टूटी हुई उम्मीद फिर से जुड़ गई। आप घबराइए नहीं साहब, मूसा खान बोला, हम आपको छावनी ले चलते हैं, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रिचर्ड आहिस्ता से हंसा। तुम मुझे दिलासा देकर हसीन धोखा दे सकते हो दोस्त, मगर मौत किसी के चकमे में नहीं आती। ले चलो मुझे छावनी, मगर मुझे उठाने से पहले देखो कि मेरी जेब में क्या कागज़ और कलम है। मूसा खान ने उसकी जेब टटोली और एक कागज़ मिल गया। वो शायद कोई सरकारी ख़त था। कलम भी था, मगर उसकी स्याही सूख चुकी थी। कोई बात नहीं, रिचर्ड बोला, मैं कलम को अपने खून से डिबो डिबो कर लिख दूंगा। रिचर्ड ने कागज़ की पुश्त पर अपने खून से लिखा था, इस पठान ने मुझे मरते दम पानी पिलाया और मुझे दिलासा भी दिया। मरते दम इसके बोल मुझे ऐसे लगे जैसे ईसा मसीह मुझे पुकार रहे हों, मुझे प्यार कर रहे हों। जो भी इस ख़त को पाए मेरी खातिर इस पर एहसान करे। मेजर पीटर रिचर्ड, फ्रंटियर लांसर्स। रिचर्ड ने वो कागज़ मूसा को दिया और बोला, अब मुझे छावनी ले चलो, काश मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। मूसा खान ने मश्क कंधे पर डालकर रिचर्ड को उठाया और चल दिया। मर्दान की छावनी नजर आने लगी तो मूसा खान खुशी से चिल्लाया, छावनी आ गई साहब, घबराना मत। रिचर्ड उस वक्त आखिरी दुआ पढ़ रहा था। उसे सलीब पर लटके ईसा मसीह मुस्कुराकर अपनी फैली हुई बाहों में ले रहे थे। मूसा खान ने जब रिचर्ड को अपनी पुश्त से छावनी के दफ्तर में उतारा तो वो रिचर्ड नहीं, उसकी लाश थी। मूसा खान की आंखों में आंसू उमड़ आए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहादुर मैदान में गिरकर अल्लाह को प्यारे होते हैं। रिचर्ड ने जो ख़त लिख कर दिया था उसने मूसा खान की तकदीर ही बदल दी। उसे 10 बीघे मोरूसी ज़मीन और मेस में बहिश्ती की नौकरी मिल गई। फिर मूसा खान के बेटे दारा खान को अंग्रेज़ों ने स्कूल भिजवा दिया।
جب دارا خان جوان ہوا تو اسے رسالے میں سوار بنا دیا گیا۔ دارا خان کا خاندان مرکھا ہی میں رہا۔ اس کا بیٹا قاسم شروع ہی سے شریر تھا۔ دارا خان نے ہر چند کوشش کی کہ وہ اپنی بیوی سکینہ کو مردان لے آئے، مگر اس کا سسر ترکی خان پکا سرحدی پٹھان تھا۔ وہ بیٹی کو مردان بھیجنے پر آمادہ نہ ہوا۔ قاسم اپنے نانا ہی کے گھر پلا، جیسا کہ دارا خان کو اندیشہ تھا۔ قاسم انگریزوں کا دشمن بن گیا۔ باپ تو انگریزوں کا خیر خواہ اور وفادار تھا، مگر بیٹا انگریزوں کا دشمن تھا۔ قسمت بھی کیسے کیسے عجب کھیل کھلاتی ہے۔ کئی بار دارا خان نے قاسم کو سمجھایا بھی، مگر وہ کب سننے والا تھا۔ اس دن قاسم خان کے گروہ نے رزمک کی چھوٹی سی ایک چوکی پر حملہ کر کے 3 رائفلیں اپنے قبضے میں کر لی تھیں۔ تب رزمک کی رسالہ پلٹن میں ایک جوش پیدا ہو گیا تھا۔ دل میں مصمم ارادہ کیے کیپٹن ہیرالڈ اور رسالدار دارا خان اپنے سوار ہمراہ لیے چل دیے تھے۔ وزیرستان کے علاقے کو پار کر کے وہ چلے جا رہے تھے۔ انہیں سرحد کے قریب ہی حملہ کرنا تھا۔ بندو خان مخبر نے خبر دی تھی کہ درویش خیل کے جوانوں نے بندوقیں لوٹی ہیں۔ کیپٹن ہیرالڈ نے اپنے سواروں کو 2 ٹکڑیوں میں بانٹا۔ پہلی ٹکڑی کو وہ خود اپنے ساتھ لے کر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دوسری ٹکڑی ریزرو رکھی گئی تھی، جس کا نگران رسالدار دارا خان تھا۔ بہت گھمسان کا رن پڑا تھا۔ مجاہدین کے پاؤں گھنٹے بھر کے بعد اکھڑ گئے تھے۔ اسی وقت قاسم خان اپنے دستے کو لے کر کیپٹن ہیرالڈ کے عقب سے حملہ کرنے آ پہنچا۔ رسالدار دارا خان نے گرد اٹھتی دیکھی تو اندازہ لگا لیا تھا کہ باہر سے پٹھانوں کو کسی کی کمک آ پہنچی ہے۔ وہ اپنے سواروں کو آگے بڑھا کر درمیان میں آ گیا اور آنے والوں کو للکارا۔ مجاہدوں کی اس حملہ آور ٹکڑی کا سردار خود اس کا بیٹا قاسم خان تھا۔ یہ دیکھ کر رسالدار دارا خان حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے خود پر قابو پا کر گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے کہا، قاسم واپس چلے جاؤ، میں تمہیں واپسی کے لیے 15 منٹ کی مہلت دیتا ہوں۔ قاسم بھی ایک جانباز نوجوان تھا۔ وہ ہر قیمت پر اپنے دوست اکرم خان کو مدد پہنچانا چاہتا تھا، جو کیپٹن ہیرالڈ کے مقابلے میں پسپا ہونے کے قریب تھا۔ اکرم خان کے سوار گر چکے تھے اور ان کے پاؤں اکھڑنے لگے تھے۔ قاسم یاروں کا یار تھا اور اکرم اس کا جگری دوست تھا۔ قاسم خان اپنی بندوق بلند کر کے اپنے باپ کی بات کے جواب میں چلایا، بابا میرے کام میں دخل نہ دو، یہ مت بھولو کہ تم ان فرنگیوں کے ساتھ ہمارے علاقے میں گھس آئے ہو۔ دارا خان تذبذب میں پڑ گیا۔ اس کے ماتحت سوار سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے۔ اس نے نرمی اور عاجزی سے کہا، قاسم میرا کہا مانو، واپس چلے جاؤ، مجھے اپنا نمک حلال کرنے دو۔ تم میرا خون ہو بیٹے، میرا کہنا مان لو۔ بابا، قاسم ہنس کر بولا، آج یہی تو دیکھنا ہے کہ پٹھان خون کو نمک پر ترجیح دیتا ہے یا نہیں۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ بابا۔ دارا خان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے اللہ، تو میرا امتحان لے رہا ہے شاید۔ میرے نزدیک نمک حرامی سے یہ بہتر ہے کہ میں اپنے جگر کا خون کر دوں۔ یہ کہتے ہی رسالدار دارا خان نے تلوار سونت کر زور سے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، چارج۔ پھر اس کا رسالہ قاسم پر ٹوٹ پڑا۔ خوب جم کر لڑائی ہوئی۔ بیٹا اور باپ ایک دوسرے کے مقابل تھے، مگر اب وہ باپ بیٹا نہیں، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ رسالدار دارا خان لڑتے وقت ہر رشتے کو بھول گیا۔ ایک مرحلے پر اس کی مارٹینی ہنری رائفل اٹھی اور قاسم کے سینے کا نشانہ لے کر آگ اگلنے لگی۔ رسالدار کی آنکھوں کے سامنے قاسم تڑپ تڑپ کر اپنے گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ قاسم کے گرتے ہی مجاہد تیتر بتر ہونے لگے۔ رسالدار دارا خان قاسم کے قریب گیا اور دم توڑتے ہوئے بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بابا، قاسم نحیف سی آواز میں بولا، مجھے خوشی ہے کہ میں ایک نمک حرام باپ کا بیٹا نہیں۔ تو نے اپنے نمک کی لاج رکھی ہے بابا۔ میں فخر سے مر رہا ہوں کہ خون کے تقاضے نے تجھے بزدل نہیں بنایا۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہنے کے کچھ ہی دیر کے بعد قاسم ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ رسالدار دارا خان نے اپنے جیب سے مشہدی رومال نکالا اور اس سے قاسم کا چہرہ ڈھانک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دارا خان بھرائی ہوئی آواز میں بولا اور پھر جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ اپنے دستے کو لے کر کیپٹن ہیرالڈ سے جا ملا۔ جب کیپٹن کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ ششدر رہ گیا۔ اس بیان کی تصدیق کے لیے وہ خود رسالدار دارا خان کے پاس آیا۔ رسالدار نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے جواب دیا، ہاں صاحب،
قاسم میرا بیٹا تھا، مگر میدان جنگ میں صرف 2 ہی رشتے ہوتے ہیں، یا تو دوست یا پھر دشمن۔ اس کی طرف میں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مگر آخر وہ بھی پٹھان کا بیٹا تھا، اسے بھی مجھ میں دشمن ہی نظر آیا۔ پورے رزمک میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پھر کرنل پین نے ایک خط چیف کمشنر کو لکھا۔ اسی کے نتیجے میں آج رسالدار دارا خان پیشی کے لیے برآمدے میں سرمونیل ڈریس میں کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد اسے چیف کمشنر کے روبرو پیش کیا گیا۔ چیف کمشنر اپنی کرسی سے اٹھ کر خود اس کے پاس آیا اور ہاتھ ملا کر بولا، ویل رسالدار صاحب، ہم نے سنا ہی تھا کہ پٹھان بہادر قوم ہے، تمہاری بہادری اعلیٰ پائی کی ہے صاحب، جذبات کے اوپر غالبانہ بہت بڑی بات ہے صاحب، بہت بڑی بات ہے۔ رسالدار دارا خان نے اپنے آنسوؤں کو اپنی آنکھوں میں قید کر رکھا تھا، اس کے چہرے پر آسودگی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ چیف کمشنر نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ آج سے آپ خان بہادر رسالدار میجر دارا خان صاحب ہیں۔ میں نے OBC کے خطاب اور میڈل کے لیے کمانڈر ان چیف کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو 10 ایکڑ زمین پشاور کے ضلع میں دی جاتی ہے۔ یہ سن کر رسالدار دارا خان کو نہ خوشی ہوئی نہ رنج۔ بات مکمل ہونے پر چیف کمشنر نے مزید کہا، آپ کی کوئی اور خواہش ہے صاحب؟ رسالدار دارا خان اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر بولا، حضور، اب میں آپ کو آپ ہی کی دی ہوئی تلوار واپس کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اب مجھ سے تلوار نہیں اٹھ سکے گی۔ یہ سن کر چیف کمشنر کسی بت کی طرح کھڑا رہ گیا۔ چند لمحے بعد وہ آخر بولا، ٹھیک ہے صاحب، ہم آپ کا نام پینشن یافتہ بہادروں میں لکھوا دیتے ہیں۔ اپنی دی ہوئی تلوار ہم صرف غداروں سے وصول کرتے ہیں۔ آپ تو ہماری سلطنت اور نظام کے ستون ہیں، آپ اس تلوار کو ہماری طرف سے ایک یادگار کے طور پر قبول فرمائیے۔ پھر چیف کمشنر نے رسالدار دارا خان سے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا۔ دارا خان آخری سلام کر کے باہر آ گیا۔